फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक्स को कम प्राइस पर खरीदकर ज़्यादा प्राइस पर बेचना पड़ता है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि जितने भी लोगों ने शेयर मार्केट से अथाह दौलत कमाई है, उन्होंने अपने स्टॉक्स को बाय करने के बाद हमेशा के लिए होल्ड करके कमाई की है। उन्होंने कभी भी अपने स्टॉक्स को नहीं बेचा। फिलिप ऑथर फिशर ने भी अपनी बुक में यही समझाने की कोशिश की है कि कभी अपने स्टॉक्स को खरीदकर उन्हें बेचना नहीं चाहिए। आइए डीपली हम जानते हैं कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात तो निश्चित है कि जितने भी बड़े बड़े और प्रसिद्ध राकेश झुनझुनवाला और वारेन बफे आदि इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने खरीदे स्टॉक्स को आजीवन होल्ड किया है। आप राकेश झुनझुनवाला जी का ही उदाहरण देख सकते हैं। वे स्वर्गवासी हो गए हैं। उनके खरीदे गए सभी स्टॉक्स अपनी फैमिली को विरासत में मिले हैं। शेयर मार्केट से वेल्थ बनाने वाले सच्चे इन्वेस्टर इसी तरह के लोग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब स्टॉक्स को बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, ये प्रोसेस कैसे होता है और इसमें वेल्थ कैसे बनती है। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। माना आपने किसी हाई ग्रोथ कंपनी में अच्छी रिसर्च करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 10-15 साल बाद आपका पैसा 50 गुना ग्रो हो जाता है। यदि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे 4-5 प्रकार की कंपनियों के स्टॉक्स हैं जो ऐसा ही रिटर्न देते हैं, इस तरह की कंपनियों से आपको प्रति वर्ष 1 से 2% का डिविडेंड भी मिलेगा। यह डिविडेंड इनकम आपके मूल निवेश से भी ज़्यादा होगी और डिविडेंड इनकम बहुत तेज़ी से ग्रो होती रहती है। जब कभी भविष्य में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़े से स्टॉक बेच सकते हैं। आपको कभी सारे स्टॉक बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स के प्राइस जिस तरह से कंपाउंडिंग ग्रोथ करते हैं, उससे आपके निवेश की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। इसी को फिलिप फिशर कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स कहते हैं। फिलिप फिशर ने 1954 में मोटरोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था और फिर मोटरोला के स्टॉक्स को उन्होंने अपने पूरे जीवन होल्ड किया। 2004 तक जब उनकी डेथ हुई, तब तक यह स्टॉक इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका था कि इसे कभी उन्हें बेचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। इससे मिलने वाला डिविडेंड ही उनके लिए काफ़ी था। अगर हम भारतीयों की कंपनी TCS का ही उदाहरण ले तो जनवरी 2009 में इसके शेयर का प्राइस 115 रुपये प्रति शेयर के करीब हुआ था। आज जनवरी 2024 इसके शेयर का प्राइस 3800 रुपये के करीब है। यह कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती आ रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा रिटर्न देते हैं। TCS कंपनी का नाम मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिया है। स्टॉक मार्केट में इतना शानदार रिटर्न देने वाली कंपनियां भरी पड़ी हैं। आपको केवल उन पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिलायंस, टाइटन, HDFC बैंक, इंडिया मार्ट आदि कंपनियों के स्टॉक्स पिछले 10-15 वर्षों में 100 गुना और उससे भी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। फिलिप फिशर का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, आई डोंट वांट टू स्पेंड माई टाइम ट्राइंग टू अर्न ए lot little profit. I want very very big profits that am ready to wait for. अर्थात मैं बहुत कम मुनाफा कमाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बहुत बड़ा मुनाफा चाहता हूँ जिसके लिए मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के चैप्टर में स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। नंबर 1, बहुत अधिक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वारेन बफे का प्रसिद्ध कोट तो आपने सुना ही होगा कि डोंट पुट यूअर्स ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलिप फिशर कहते हैं कि पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट एंड वॉच इट क्लोजली। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा देना चाहिए, बल्कि उनके कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए।
आपको बहुत कम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनमें आपको जेन्युइन ग्रोथ दिखती हो। अगर कम कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होगी तो आप उन्हें अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। फिशर का एक और प्रसिद्ध कोट है, ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट ए साइन ऑफ ब्रिलियंट इन्वेस्टर बट ऑफ वन हु इज अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। अर्थात स्टॉक्स की बहुत लंबी सूची एक प्रतिभाशाली निवेशक की नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति की निशानी है जिसे खुद के स्टॉक चयन पर भरोसा नहीं है। यदि आपको अपने स्टॉक चयन पर विश्वास नहीं है कि ये स्टॉक भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर भी पाएगा या नहीं, तो आप ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे यह सोचकर कि इनमें से कोई ना कोई स्टॉक तो अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगा। अतः आप एक सेक्टर के कई शेयरों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसा आप सोचते हैं कि HDFC बैंक अच्छा है लेकिन ICICI बैंक इससे भी अच्छा है। इसी तरह आपको इन्फोसिस और HCL टेक के शेयर भी अच्छे लगते हैं। अगर आप यह डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, तो आप सोचते हो कि इन सभी को इन्वेस्ट कर लिया जाए। इससे यह पता चलता है कि ज़्यादा स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। अतः जो लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वे उन कंपनियों में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते जो भविष्य में अच्छी रेट से ग्रोथ करती है। फिलिप फिशर के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का 60 से 70% 5-6 कंपनियों में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियों के शेयर हैं और उनमें से 5-6 शेयर IT कंपनियों के हैं, तो यह पोर्टफोलियो भी किसी काम का नहीं है। इस तरह का पोर्टफोलियो आपके कन्फ्यूजन को दर्शाता है। अतः आपको एक सेक्टर से उसके बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, अच्छी कंपनियां कैसे और कहां ढूंढें। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक में फिशर में स्टॉक्स चयन करने के लिए कई फ्रेमवर्क दिए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है फिश इन द राइट पॉन्ड, जिसका मतलब है आपको ऐसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स का चयन करना चाहिए जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो। अगर आप ऐसे तालाब में मछली पकड़ते हैं जिसमें बड़ी बड़ी और ज़्यादा मछलियाँ हैं, तो वहाँ पर आपके सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऐसे तालाब में जाते हो जहाँ मछलियाँ कम और मछुआरे ज़्यादा, तो यहाँ पर आपके सफल होने के चांस बहुत कम होंगे। भारत में 5000 कंपनियां हैं और अमेरिका में 8000 कंपनियां हैं। आपको भारत की 5000 कंपनियों से 8-10 बेस्ट कंपनियां ढूंढनी है जो भविष्य में तेज गति से ग्रो हो सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के पास टाइम कम होता है। सभी कंपनियों के मैनेजमेंट को लगता है कि भविष्य में उनकी कंपनी बेस्ट होगी, लेकिन यह आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। आपके चुने हुए स्टॉक में से आपको कम वृद्धि दर वाले स्टॉक्स और जिनकी वृद्धि दर भविष्य में कम हो सकती है, उन्हें हटा देना चाहिए। फिर वो कंपनियां चाहे शॉर्ट टर्म में कितना ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जैसे स्टील, कोयला और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स की कंपनियां। जब आप किसी एक सेक्टर की कंपनी को पिक करते हैं, तब आपको उस सेक्टर की 4-5 कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। साथ ही उनको CEO के इंटरव्यू भी देखने चाहिए कि वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी की तारीफ भी करते हैं कि फला कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक में लेखक ने बताया है कि जब आप किसी कंपनी के बारे में सुनते हैं, तो आपको सुनी हुई बातों के बजाय फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। बहुत सी कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी इमेज और शब्दों को यूज़ करती है जिससे पढ़ने वाले के मन में उनकी स्पेशल इमेज बन जाती है, जिससे काफ़ी बार इन्वेस्टर्स कंपनी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आप फैक्ट और स्टोरी को एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कोई हाई ग्रोथ वाली कंपनी अपने इन्वेस्टर से ऐसा कहेगी कि हमारा प्रॉफिट पिछले 5 वर्षों में 25% की कंपाउंडिंग दर से ग्रो हुआ है, जबकि इस सेक्टर की बाकी कंपनियों का प्रॉफिट 21% की दर से ग्रो हुआ है, जबकि हमारी कंपनी आने वाले 5 से 6 वर्षों में भी इसी दर से ग्रो कर सकती है। कंपनी का मैनेजमेंट किसी प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल, इकरा और ब्लूबर्ग
आदि का हवाला देखकर बता सकता है कि फला एजेंसी ने आगामी वर्षों में हमारी कंपनी की 25% ग्रोथ वृद्धि दर जारी रहने का अनुमान जताया है। हमारी कंपनी इस सेक्टर में मार्केट लीडर है। हम अपनी पोजीशन को आगे और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक में लेखक ने बताया है कि जो कंपनियां अपनी अपनी स्थिति को मजबूत बताने के लिए स्टोरी बनाती है, वे कुछ इस तरह बताती है कि हमारी लॉस इस वर्ष 12% ही रहा है, जबकि पिछले वर्ष हमारी कंपनी ने 20% लॉस किया था। भारत एक यंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है। पूरे दुनिया की हम पर नज़र है। हमने मेहनत करके अपनी कंपनी की ग्रोथ रेट को सुधारा है और भविष्य में हमारी कंपनी और अच्छी ग्रोथ करेगी। हमारे कई प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी कंपनी आने वाले समय में और नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी आदि। लेकिन कंपनी वाले यह नहीं बताएंगे कि उनके प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। इस तरह कंपनी का मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके सामने एक आशावादी स्टोरी पेश करता है। ऐसी कंपनियों के पास अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को पछाड़ने, ग्रो करने और मार्केट लीडर बनने के लिए कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं होती है। कमजोर कंपनियां केवल ये बताती है कि वे भविष्य में क्या करेंगी, लेकिन वे ये नहीं बताती कि उन्होंने अब तक क्या किया है। मीडिया की हाइप से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टोरी से कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। उससे कुछ समय के लिए उसके स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है, जो कि बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। वास्तविक वेल्थ क्रिएशन कंपनी के लगातार प्रॉफिटेबल रहने और कैश फ्लो में वृद्धि होती रहती है। स्कटलबट मेथड। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक में स्कटलबट एक अनौपचारिक शब्द है जिसे फिलिप फिशर ने इन्वेस्टर्स के बीच लोकप्रिय बनाया था। आपको बहुत सारी जगह से और बहुत सारे लोगों से स्टॉक्स के आइडिया और इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। ये वे लोग होने चाहिए जो कंपनी से सीधे जुड़े हो, जैसे कंपनी के कस्टमर्स, कर्मचारी और प्रतिस्पर्धी आदि। यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी को जानते हैं तो आप उससे कंपनी के कल्चर, फ्यूचर ग्रोथ आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी के कस्टमर से आप उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कंपनी के उत्पाद दूसरी कंपनियों से बेटर है। इसे एक उदाहरण के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। वॉरेन बफे ने जब एप्पल में निवेश करने से पहले देखा था कि अमेरिका में लोग एप्पल के कंप्यूटर्स और वॉच यूज़ कर रहे हैं, एप्पल के कस्टमर से बफे ने बात करके जाना कि लोग बार बार एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसके बाद ही उन्होंने एप्पल में इन्वेस्टमेंट किया था। इसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट गुरु और सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग किस कंपनी के प्रोडक्ट को बार बार यूज़ कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ना कि स्टॉक के बारे में, और उस प्रोडक्ट के फ्यूचर के बारे में लोग क्या सोचते हैं आदि। क्यूएबल ओवर एड्स एंड क्वार्टर्स। अगर आपको किसी कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ करने की संभावना लगती है तो आपको उसमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि कहीं वह ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इसके लिए फिलिप फिशर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक इन्वेस्टर किसी हाई ग्रोथ कंपनी के स्टॉक्स खरीदना चाहता था। उस दिन उस स्टॉक का प्राइस $35.5 प्रति शेयर पर था। इस इन्वेस्टमेंट ने आधा डॉलर बचाने के लिए $35 पर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब कंपनी का शेयर $35 पर आएगा तो उनको शेयर मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन और उस दिन के बाद वो स्टॉक $35 पर आया ही नहीं, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टर का ऑर्डर कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं और वो इन्वेस्टर कभी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया। फिर कुछ बाद उस शेयर का प्राइस $500 प्रति शेयर हो गया। उसके बाद भी वो कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी और उसका भविष्य ब्राइट था। उस आधे डॉलर को बचाने के चक्कर में वह इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का शानदार मौका चूक गया। इससे यह सीख मिलती है कि जब आप किसी कंपनी के ग्रोथ की संभावनाओं को देखकर इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लेते हो तो छोटे मोटे प्राइस डिफरेंस की वजह से उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। छोटे छोटे
प्रॉफिट पर उसे बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट छोटे मोटे प्रॉफिट कमाने की जगह भी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करने की जगह है। बहुत ही कम लोग ये बात समझ पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में सफल रहते हैं तो स्टॉक मार्केट से आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।